नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 17 मई 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता हूं जो आने वाले शिफ्ट में आपको काम कर जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था और मैं आज का लेवल की बात करूंगा तो आज क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे पूछे गए है ना। देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया डूरंड कप की शुरुआत कब हुई थी। अब देखिए डूरंड कप की शुरुआत जो है ये 1888 में हुआ था और ये भारत ही नहीं ये एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट मानी जाती है। कौन सा? डूरंड कप। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आने वाले शिफ्ट में। ये एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल कप है। इसके अलावा डूरंड लाइन जो है ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान को जोड़ने या अलग करने का काम करता है। तो यहाँ पे डूरंड डूरंड दो बार आ गया, इसीलिए मैंने डूरंड लाइन भी आपको बता दिया। मैं आपको हर चीज रिलेट करके पढ़ाता हूँ, ये आप भी जानते हैं। इसके अलावा रोवर्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना, रोवर्स कप। इसके अलावा वन लाइफ इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक आपसे पूछा गया है कि वन लाइफ इज नॉट एनफ, तो इनके लेखक नटवर सिंह है। कौन है? नटवर सिंह जो है वन लाइफ इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक है। ये कांग्रेसी नेता हैं आपका जो है कौन? नटवर सिंह कांग्रेस के नेता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे नटवर सिंह को। तो इनके द्वारा लिखा गया ये पुस्तक वन लाइफ इज नॉट एनफ। अब इस फॉर्म में कुछ पुस्तक जो आपको नेता के द्वारा लिखा गया है ये आपके पूछे जाएंगे। जैसे मैंने सारे क्रिकेटर का आपका आत्मकथा बता दिया हूं, सभी पुरानी किताब बता दिया हूं, अरुंधति राय, विक्रम सेठ, किरण देसाई, झुंपा लाहिरी, आर.के. नारायण, है ना। ये सब की जो इंपोर्टेंट पुस्तक है ये मैं आपको बता रखा हूं और वहीं से आ रहे हैं अगर आप ठीक से ध्यान दे तो। ठीक है, तो वन लाइफ इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक जो है ये नटवर सिंह है। पहली बार नेता से आधारित प्रश्न पूछा गया है किताब के नाम पे। तो माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है। लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये माई कंट्री माई लाइफ के लेखक हैं। इसके अलावा ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, इस पुस्तक के लेखक हैं सौरव गांगुली जो क्रिकेटर हैं और भूतपूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है तो रोजर बिन्नी जो है ये वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम साहब है, क्योंकि ये भी जो है अब्दुल कलाम साहब भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना, तो इनका भी आत्मकथा पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं 51 पोएम्स, मेरी 51 कविताएं के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं। तो इन सभी बुकों को जो है आपको ध्यान रखना है क्योंकि आज नेता से पहली बार पूछा गया है और इस एमटीएस में ऐसा देखा जा रहा है कि जो चीज पूछा जाता है वो पूछे ही जाते हैं। जैसे कल तीनों शिफ्ट में आप बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियां पूछा गया, आज नहीं पूछा गया नदिया से, तो यही फर्क है ना। एक सेकेंड, अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि प्रतिवर्ष भारत में इंजीनियर डे कब किसके जन्मदिन पे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए अगर आपको याद हो मैं प्रैक्टिस सेट में इंजीनियरिंग डे, युवा डे, किसान डे, पराक्रम डे, विज्ञान डे, खेल डे, ये सभी बता दिया हूँ राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग डे जो है ये मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा जो है मतलब इनके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष। कब? 15 सितंबर को। ठीक है, और 15 सितंबर से जस्ट अगला दिन आएगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को हम किस चीज का दिवस सेलिब्रेट करते हैं? तो ओजोन संरक्षण के दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब ओजोन का सूत्र आपके सामने मैं लिख दिया हूं। ओजोन क्यों आवश्यक है ये आप भी जानते हैं। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज जो है उससे हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत से एक क्वेश्चन और आता है कि ये किस मंडल में स्थित है, तो आप कहेंगे भैया कि ये समताप मंडल में स्थित है। वायुमंडल में 5 लेयर है जो मैंने कल ही बताया था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, जिसमें समताप मंडल के माथे पे बैठा है ओजोन लेयर और ओजोन लेयर जरूरी है, ये बता ही दिए। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर को। इसके अलावा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे, नेताजी के जन्मदिन पे। दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे थे, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित है, तो ये सभी बात नेताजी के बारे में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे। विवेकानंद साहब के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस, है ना। किस चीज का स्थापना किया था? तो रामकृष्ण मिशन का।
कब किए थे, तो 1897 में बेलूर में। ये सभी बातों को ध्यान रखना। 1893 में शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिए थे। तो ये सभी बात जो है विवेकानंद साहब के बारे में याद रखना है। इसके अलावा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे। अभी अभी मैंने इनके पुस्तक का नाम बताया, 51 पोएम्स, माने मेरी 51 कविताएं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे बीच नहीं है, ये हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, है ना। इसके अलावा 23 दिसंबर को किसान दिवस, ये भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे मनाया जाता है। इसके अलावा 28 फरवरी जो हम विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ये आपका सीवी रमन साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है। सीवी रमन साहब को 1930 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रमन प्रभाव के लिए, है ना। और विज्ञान के क्षेत्र में प्राइज जीतने वाले ये प्रथम इंसान है इंडिया के लिए। इसके अलावा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है ना। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकल जाता हूं। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में वर्तमान समय में इंडिया में जो सबसे बड़ा प्राइज है उसका नाम है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जो इस बार 2023 में 2022 के लिए, है ना, एक साल पीछे चलता है, टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। आजकल जो है थोड़ा पेन में प्रॉब्लम आ गई है, 1-2 दिन में पेन आ जाएगी, फिर से मैं वही स्टाइल में पढ़ाऊंगा। थोड़ा आजकल कम लिख पा रहा हूँ क्योंकि पेन नहीं है। बाद बाकी तो मैं मौखिक रूप से, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट वाली बीमारी है वो तो चल ही रहा है, देख ही रहे हैं आप। वर्षा मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? देखिए, वर्षा मापी यंत्र को रेन गेज कहा जाता है। रेन गेज से जो है हम वर्षा मापते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऊंचाई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो अल्टीमीटर कहते हैं। आप सेक्सटेंट से भी ऊंचाई मापते हैं, ठीक है, सेक्सटेंट से, और अल्टीमीटर से भी ऊंचाई मापते हैं। इसके अलावा भूकंप मापने वाली जो स्केल है, इसे रिएक्टर स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिएक्टर स्केल कहा जाता है भूकंप मापीय स्केल को, ठीक है। इसके अलावा जो है विद्युत धारा को जो हम मापते हैं, ये हम मापते हैं आमीटर से। विद्युत धारा से और भी क्या कुछ पूछा जाता है कि विद्युत धारा यानी करंट जो है, इसके मात्रक क्या होते हैं? तो करंट के मात्रक एम्पियर होता है, ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। किसे? और ओम के नियम से रिलेटेड है, V बराबर आई आर। तो ये हमेशा याद रखें, कभी कभी आपके एग्जाम में काम दे जाते हैं। V बराबर आई आर, जहां I करंट है, R रेसिस्टेंस है और B जो है वोल्टता है, वोल्ट है ना। इसके अलावा रेडियो सक्रियता को जो मापते हैं, ये किससे मापते हैं? तो गैंगर मूलर काउंटर से मापते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो सक्रियता की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हेनरी बैकुरल को दिया जाता है। किसे? हेनरी बैकुरल को दिया जाता है। अगर हेनरी बैकुरल ऑप्शन में नहीं हो तो फिर मैडम क्यूरी या फिर पेरी क्यूरी, है ना, मैडम क्यूरी या पेरी क्यूरी। हेनरी बैकुरल है तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट करें, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही तामझाम स्टार्ट करा और काफी जो है खोज भी करा। बाद में मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी भी योगदान दिए थे रेडियो सक्रियता के खोज करने में। अब रेडियो सक्रियता क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूं। इसमें 3 प्रकार के कणों की उत्सर्जन होती है, अल्फा, बीटा, गामा, है ना। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, जिसमें अल्फा पे चार्ज पूछा था प्लस, बीटा पे माइनस चार्ज होता है और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये रेडियो सक्रियता के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए हम आपको। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि उगादि का त्योहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? दोस्तों, उगादि का त्योहार हमने कल ही बताया। एक बच्चे ने इसे कमेंट भी करा कि उगादि का त्योहार जो है ये केरल का नववर्ष है। मैंने उसे करेक्शन करवाया, भाई उगादि की त्योहार जो है ये केरल की नववर्ष नहीं है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की नववर्ष है, जो चैत महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से महीने में? चैत महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी अभी चैत बीता है जी, अभी बैसाख से जो है थोड़ा सा आगा चल रहा है ना, चैत बैसाख, अभी जेठ चल रहा है शायद, है ना। इसके अलावा यह त्योहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है ना। अब आपके सामने जो ये सीट है, ये इंडिया के सभी स्टेट के नव वर्ष का सीट है, जो मैंने आपको आज से नहीं, जब से एग्जाम चालू हुआ है तब से बताते आया हूँ। आई होप अब तक तो आप मोटे मोटे तौर पे याद कर लिए होंगे। जैसे चेरोवा मणिपुर में हो जाता है, बिहू असम में हो जाता है, नवरेह जम्मू कश्मीर वगैरह में, बैसाखी पंजाब हरियाणा में, गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र वगैरह में, उगादि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इसके अलावा यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे खाली पाडवा होता है, गुड़ी पाड़वा की जगह यहाँ सिर्फ पाडवा कहा जाता है,
प्रतिपदा भी कहते हैं। शीतल आपका बिहार में हो जाता है ना। पहला बैसाख ये आपका पश्चिम बंगाल में होता है, पहला बैसाख, है ना। इसके अलावा ये देखिए पोतांदु आपका तमिलनाडु में होता है, बीसू आपका केरला में होता है। तो ये आपके सीट आपके पास है, कई सारे पीडीएफ में इसके अटैचमेंट मिल जाएंगे आपको, तो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक मिला? आज से नहीं भैया, 2 सालों से यही बात बता रहा हूँ। 1 2 4 है ना, 1 2 4। एक आपका गोल्ड, 2 रजत और 4 जो है ब्रॉन्ज मिला था, जिसमें गोल्ड जो मिला था ये नीरज चोपड़ा के द्वारा मिला था, जो भाला कितना दूर फेंक दिया? 57.58 मीटर की दूरी फेंक दिया। डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाला कितना दूर फेंका टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा, तो आपको याद रखना है 87.58 मीटर। ठीक है, नीरज चोपड़ा के बारे में और क्या खास है भाई? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 हुआ है, जो आपके अमेरिका के ओरेगन में हुआ है, यहाँ पे रजत जीते हैं। इसके अलावा डायमंड लीग 2022 में भी पदक जीते हैं। इसके अलावा डायमंड लीग 2023 में भी पदक जीते हैं। तो नीरज चोपड़ा का तो चांदी ही चांदी है, इसे गोल्डन बॉय कहा जाता है इंडिया के अंदर, ध्यान रखेंगे। ओलंपिक की शुरुआत की बात करें तो 1896 ईस्वी में हुई थी। कहाँ से? एथेंस से, है ना, ग्रीक में है एथेंस। इसके अलावा ओलंपिक की और इतिहास पुरानी है, 776 बीसी में भी हुआ था, लेकिन बीच में बंद कर दिया गया। जो आजकल हम ओलंपिक देख रहे हैं इसे आधुनिक मॉडर्न ओलंपिक कहा जाता है, और इसकी शुरू करने का श्रेय जो है पियरे डी कुबरटीन को दिया जाता है। ठीक है, भारत ओलंपिक में कब से भाग ले रहे हैं भैया? तो 1900 के ईस्वी से, यानी सेकेंड ओलंपिक जो पेरिस के अंदर करवाया गया था, यहाँ पे भारत के तरफ से एकमात्र खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था। जैसे आप अभी तो हमारा पूरा टीम जाता है, पूरा दल जाता है, लेकिन वो जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था और जिसमें भारत भाग लिए थे, उसमें एक खिलाड़ी गया था। ठीक है, जैसे अभी आपने शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो चाइना के अंदर संपन्न हुआ, यहाँ पे भारत के तरफ से एक खिलाड़ी गया था, आरिफ खान। तो उसी प्रकार से हम पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक गए थे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो आगामी आपका ओलंपिक होगा ग्रीष्मकालीन वाला 2024 के अंदर, ये आपका कहाँ पे होगा? पेरिस के अंदर होगा। और 2026 में शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है, ये आपका मिलान के अंदर होगा। मिलान कहाँ है भैया? इटली के अंदर है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकलता हूं। भारत की तरफ से अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से गोल्ड किसने जीता, तो भैया अभिनव बिंद्रा साहब जीते थे। कब जीते थे? 2008 में जीते थे। या कहां पे हुआ था ओलंपिक? बीजिंग चाइना के अंदर हुआ था। और किस चीज में जीते? शूटिंग में जीते थे। ठीक है, शूटिंग में, वो भी 10 मीटर वाला राइफल शूटिंग में। ठीक है, इसके अलावा भारत को जो है पहला गोल्ड कब मिला था? तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी के अंदर मिला था। और तब से जो है हॉकी में लगातार जो है भारत को गोल्ड मिलता रहा लगभग। इस प्रकार से हम 8 गोल्ड जीते, है ना, हॉकी के अंदर 8 गोल्ड हम जो है हॉकी के अंदर जीते हैं। 1 गोल्ड जो है हमारा नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है, और 1 गोल्ड अभिनव बिंद्रा साहब के द्वारा। तो 8 + 1 + 1 तो हो गया आपका 10 गोल्ड। तो अब तक हम 10 गोल्ड जीते हैं। इसके अलावा पहल योजना किससे संबंधित है भैया? रिपीट किया गया प्रश्न है पहल योजना। आपके ऑप्शन में दिया गया था एलपीजी सब्सिडी, है ना, और भी कुछ कर के दर में छूट, इस प्रकार से। तो ये पहल योजना जो है ये आपका एलपीजी सब्सिडी से संबंधित है। इस योजना को 2013 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। उज्ज्वला योजना भी एलपीजी से ही संबंधित है, लेकिन ये कनेक्शन बांटने से संबंधित है। जो बीपीएल के अंडर महिलाएं आती हैं उनको फ्री में एलपीजी कनेक्शन देना है। तो ये है आपका उज्ज्वला योजना। और पहल योजना जो है सब्सिडी से संबंधित। सब्सिडी समझते हैं ना, कि आपने सिलेंडर खरीदा, उसमें जो सब्सिडी सरकार जो तय किया है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस चला जाएगा सिलेंडर लेने के बाद, है ना। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किस आंदोलन के बाद जो है वकालत छोड़ दिया था? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं आपको पहले से बताते आया हूं कि असहयोग आंदोलन के लिए ये दोनों जो हैं काफी जो है मतलब एक्टिव रहे थे असहयोग आंदोलन में। और असहयोग आंदोलन में मैं एक बात और आपको बताया हूं कि इंडिया में एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसमें हर समुदाय, हर धर्म के लोग जो है भाग लिए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चला था 14 से 18, और इसमें जो है हम ब्रिटेन के तरफ से लड़े थे, और किए गए वादा से मुकरने के कारण सबका मन जो है छिन्न था। तो इसीलिए असहयोग आंदोलन में लगभग सभी आदमी भाग लिए थे। ठीक है,
इसके अलावा असहयोग आंदोलन चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये आपका MK गांधी साहब, महात्मा गांधी साहब को दिए जाते हैं। और ये महात्मा गांधी साहब का इंडिया में जो बड़का मूवमेंट है इसमें तीसरा क्रमांक का यह था। तो पहला क्रमांक का कौन था भाई, सवाल तो ये है। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, दक्षिण अफ्रीका से जब 15 में लौटे थे 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को जो लौटे थे उस दिन हम प्रवासी दिवस मना लेते हैं। हर पॉइंट पे क्वेश्चन है जी, पढ़ाई में इंटरेस्ट तो लेके देखिए, आपको एकदम जो है हर वक्त मस्त रखेगा, और इससे जब बढ़िया मजा और किसी चीज में नहीं आती है मेरे ख्याल से। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उसके अलावा 1918 में आपका खेरा सत्याग्रह हुआ है ना। 1919 में आपका जो है रॉलेट एक्ट भी हो जाता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, 20 में असहयोग आंदोलन हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो 1900 मैं कहा था, गांधी जी के आंदोलन पे थे। तो 1917 में प्रथम चंपारण सत्याग्रह, 1918 में आपका आ गए किसमें क्या खेरा आंदोलन, 1919 में जो है आपका जो रॉलेट एक्ट था इसके विरुद्ध भी गांधी जी थे, है ना। इसके अलावा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए, है ना। तो इस असहयोग आंदोलन के कारण ही मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास अपना घर द्वार, अपना वकालत, अपना पेशा सब कुछ छोड़ के तन मन धन से इसका जो है साथ दिए थे। तो बताइएगा आप लोग कि असहयोग आंदोलन डायरेक्ट ऑप्शन में था या नहीं था। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि असहयोग आंदोलन अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो इसका और इलाज है कि कब हुए थे, तो किसके बाद भैया, तो चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। मतलब ये भी कुछ ऐसा रिलेशन में हो सकता है कि जिसके कारण जो है चौरा चौरी हत्याकांड के कारण जो आंदोलन बंद किया गया उस आंदोलन के बाद, या फिर कोई भी लैंग्वेज, तो कई रूप से आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइएगा कि डायरेक्ट था कि नहीं। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के जो है चालू किया गया था 1920 में, ये तो बता ही दिए हैं, और 1922 में इसे बंद कर दिया गया, जो कल पूछा गया था कि भाई चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ है। इसके अलावा जब असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है ना, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास साहब जो है क्षुब्ध हो जाते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि बंद हो, लेकिन गांधी जी अहिंसा मार्ग पे चलने वाले थे, और चौरा चौरी हत्याकांड में जो है कुछ आदमी की मर्डर हो जाती है, खास करके अंग्रेज की। तो ये क्षुब्ध होकर जो है असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लेता है। इसी घटना से जो है इधर तकलीफ हो जाते हैं कि इनको, चित्तरंजन दास साहब और मोतीलाल नेहरू साहब को, तो इन्होंने एक अलग पार्टी बना लिए थे, स्वराज पार्टी। ये भी आपसे पूछा जाता है। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, 1923 में। और सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया कि स्वराज पार्टी के बनने समय उसकी अध्यक्षता किसके हाथ में थी, तो आप लोग बताएंगे चित्तरंजन दास के हाथ में। मोतीलाल नेहरू साहब जो है सहयोगी जरूर थे, लेकिन अध्यक्षता पोस्ट नहीं संभाले थे। इसके अलावा मेलोडी क्वीन किसे कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं, स्वर कोकिला, मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर को इंडिया में कहा जाता है, जो हमारे बीच नहीं है ना। 2001 में इन्हें बिस्मिल्लाह खां के साथ जो है भारत रत्न से नवाजा गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और एक बात, लता मंगेशकर को जो है सबसे इनके नाम पे एक अवार्ड भी रहता है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया। इसके अलावा जो दूसरा अवार्ड है ये आशा भोसले को दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित है। देखिए वहां पे कोई पार्टिकुलर एक अनुच्छेद नहीं दिया गया था कि आप सीधे टिक कर देंगे। ठीक है, आपको रेंज में दिया गया था 21 से 23, 20 से 24, 25 से 27, इस प्रकार से रेंज में दिया गया था। एग्जामिनर बहुत चालाक है, बहुत दिमाग लगाता है। तो शिक्षा का जो अधिकार है ये आर्टिकल 21 के ए में है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले जड़ होगा तब न उसका जो है मतलब तना होगा। तो पहले 21 आया होगा तब न 21 का ए आया होगा। तो इसका मतलब 21 से जो नजदीकी यानी 22 होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऑप्शन में 21 से 23 था, तो 21 से 23 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है ओकरा लिए निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार मुहैया कराता है। और ये किस आर्टिकल में रखा गया है, आर्टिकल 21 के ए में रखा गया, जहां पे अभी मैं यहाँ पे जहां अंडरलाइन किया हूं देखिए लिखा है, शिक्षा के अधिकार को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया था और आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है। और जो मौलिक कर्तव्य है ना भैया, इस प्रकार का एक मौलिक कर्तव्य भी है पेरेंट्स के लिए, तो ये आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है। तो बहुत जरूरी होता है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में आप लोग जो है थोड़ा सा फर्क समझें। इसके अलावा इस अधिकार का बता ही दिए। इसके अलावा शिक्षा किस विषय का मतलब किस भाग का पार्ट है भाई, तो समवर्ती सूची का पार्ट है शिक्षा। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा विषय किस सूची में है, तो संघ सूची में 100 विषय है
और सबसे कम समवर्ती सूची में है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और संघ की व्यवस्था जो है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपसे पूछ लिया गया है, तो भैया दंती दुर्गा है ना। इस वंश के सबसे महान शासक जो माना जाता है ये श्री कृष्ण प्रथम को माना जाता है, जिन्होंने अजंता और एलोरा के गुफाओं को संरक्षण प्रदान करवाया था। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश की राजधानी आपसे पूछा जाता है तो मान्य खेत होता है, मान्य खेत या मान्य खेत, यहाँ मानी खेत लिखा गया है जो बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से लिखिए है ना, मान्य खेत लिखिए है ना, नौ संयोग है ना। मान्यवर समझेंगे होंगे ना, एक मान्यवर होता है दूल्हा सबका जो कपड़ा बिकता है मान्यवर, वह वाला मान्य खेत है ये। ठीक है, इसके अलावा भारत की सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से किस दिशा के तरफ से लगती है आपसे पूछा गया है, तो मैं इसमें क्या ही बताऊं, बताइए। पश्चिम दिशा से लगेगा पाकिस्तान है ना। और अगर अलग अलग दिया होगा तो पश्चिम दिशा में देखिए आपके सामने नक्शा है, ये रहा, ये जो देखिए ना कैसा दिख रहा है शेप, आप लोग खुद ही इसका शेप जज कर लेंगे। ये देखिए ये हरा वाला, तो ये आपका पाकिस्तान है, तो ये आपका पश्चिम में लग जाता है। अफगानिस्तान जो है हमारा यहाँ पे थोरकू सा लगता है एकदम जो है पीओके वाला भूमि के पास है ना। तो ये उत्तर पश्चिम भी हो सकता है अफगानिस्तान के लिए अगर अलग से लिखा गया होगा है ना। पाकिस्तान तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि भाई सीधे पश्चिम में है, लेकिन अफगानिस्तान को हम उत्तर पश्चिम में कह सकते हैं। तो अगर खाली पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी या पूर्वी होगा तो पश्चिमी मारना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत की मतलब पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया है कि बजट 2023 में कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर कितना कर दिया गया है। ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट में बताया हूं कि नहीं बताया हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जहां पर मैंने टैक्स स्लैब भी बताया और कॉर्पोरेट टैक्स को कितना कर दिया गया, और उसी सीट में मैंने ये भी बताया था कि इस बजट में कितने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने की बात करी गई है ना। अगर आपको याद हो, मुझे सब कुछ याद रहता है। ठीक है, तो बजट में जो है 15% कर दिया गया है, पहले 18% था कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, इसके अलावा भारत में सबसे अधिक बजट पेश करने वाली जो सबसे अधिक बार जो है ये आपका मोरारजी देसाई साहब हैं। इसके अलावा वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का जो, बजट की तो कहना गलत होगा संविधान के हिसाब से, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहिए, इसका जिक्र आर्टिकल 112 में है। इसके अलावा प्राचीन काल में किस भाग को कलिंगा कहा जाता है, अब इससे इजी क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से दुनिया में नहीं होती होगी। तो कलिंगा जो है उड़ीसा को कहा जाता है। कलिंग के नरेश जो है खारवेल थे, और खारवेल की राजधानी आपसे पूछा जाता है तो तोसली था। हाथी गुम्फा अभिलेख का आपने नाम सुना होगा, हाथी गुम्फा अभिलेख, गुफा नहीं है ये, गुम्फा ही है, अभिलेख है। तो इसके जो मतलब संरक्षक थे ये कलिंग नरेश जो है खारवेली है। कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में अशोक के साथ हुआ था, इसमें अशोक की विजय हो गई थी, और इसमें जो मारकाट हुआ ना, जो जाने गई, इससे अशोक का आत्मा परिवर्तन हो गया और धम्म को अपना लिया। धम्म मतलब धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। ठीक है, तो इसी प्रकार से, और बौद्ध संगति भी करवाई है पाटलिपुत्र में, तृतीय बौद्ध संगति। तो इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मौर्य शासक ने धम्म को अपनाया था, तो आप कहेंगे अशोक। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अशोक जो है सांची के स्तूप का निर्माण भी करवाया है ना। इसके अलावा इसके समय जो है बौद्ध धर्म काफी फले फूले, क्योंकि अपने पुत्र और पुत्री को विदेशों यानी श्रीलंका तक भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजे थे। इसके अलावा कलिंग से जो भी शब्द जुड़ा होगा सबको यहीं पे बताऊंगा, एक ही साथ में लपेट देता हूं, तो आप भी जानते हैं। उड़ीसा के जो तट हैं उसे आप कलिंग तट भी कहते हैं और पूर्वी तट भी कहते हैं, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कलिंगा स्टेडियम भी है उड़ीसा के अंदर, जहां पे हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन करवाया गया। 2 स्टेडियम में करवाया गया था, एक बिरसा मुंडा स्टेडियम में करवाया गया, ये भी उड़ीसा के अंदर है, और एक कलिंगा स्टेडियम में करवाया गया, ये भी उड़ीसा के अंदर है। तो जो कलिंगा स्टेडियम है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, और जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है ये उड़ीसा के राउरकेला में है। ठीक है, यहीं पे हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ जहां पे जर्मनी विजयी बना था। तो ये बात भी करेंट सेक्शन से ध्यान रख लेना किसी कोने में। कलिंगा पुरस्कार भी होता है एक, जो आपका यूनेस्को देता है। यूनेस्को का मुख्यालय भी कहाँ है, तो पेरिस के अंदर है। स्थापना कब होती है, 1945 में होती है ना। तो एक कलिंगो पुरस्कार जो है आपका यूनेस्को देता है। एक कलिंग सम्मान होता है जो उड़ीसा राज्य की सरकार देता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे भैया, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है, एक बच्चे तो बता रहे हैं कि वेम्पति चिन्ना सत्यम,
एक बच्चे बता रहे हैं कि सत्यनारायण जो है ना, सत्यनारायण वेदांतम, सत्यनारायण भी सत्यनारायण, ये किससे रिलेटेड है? भैया ये दोनों ही कैरेक्टर कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। तो या तो वेम्पति चिन्ना सत्यम पूछे या बी सत्यनारायण पूछे, ठीक है। दोनों जो है आपका कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। कुचिपुड़ी का जो अन्य नर्तक और नर्तकी हैं ये रेड्डी परिवार है ना। रेड्डी परिवार कहने का मतलब उनकी बेटी भी है राधा रेड्डी, राजा रेड्डी तो हस्बैंड वाइफ है, फिर इनका जो बेटी है दीपिका रेड्डी वगैरह, तो ये भी जो है आपका किसके है? कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, यह आप भी जानते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली जो है केरला का, कथक उत्तर भारत का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, सतरिया असम का, मोहिनीअट्टम केरल का और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्यों में से है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो देखिए पेड़ पौधे में जो पानी डालते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। आई थिंक ये आपको जो है कॉमन सेंस से ही बन जाया होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, एक जो इम्पोर्टेंट आपका सिंचाई पद्धति है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका जो ड्रिपल वाला होता है ना आपका टपक सिंचाई होता है, एक टपक सिंचाई। इसमें क्या होती है दोस्त कि इसमें पानी की खपत बहुत कम होती है और पौधों को जहां पानी जाना चाहिए डायरेक्ट वहां चला जाता है, तो फायदा भी ज्यादा करता है। जैसे आप एमपी के अगर कोई होंगे, तो मैं एमपी से आता हूं घर से ट्रेन से, तो मैं देखता रहता हूं कि जो बड़े बड़े गेहूं के मतलब प्लॉट रहते हैं, बहुत बड़े बड़े खेत रहते हैं, उसके अंदर एक ऐसा फव्वारा टाइप से लगा रहता है, ये घूमता रहता है और इतने दूर के एरिया को पटाता रहता है। तो मेरे ख्याल से अगर 24 घंटा ये चलता होगा तो अधिक से अधिक 10-15 लीटर पानी में जो है उस एरिया को पूरा एकदम नमी बना देता है, और थोड़ा थोड़ा देने से जो है उसको जैसा चाहिए पानी वैसा पौधे को पहुंच भी जाता है। तो हमारे ख्याल से टिपक सिंचाई ही पूछा होगा, है ना। आप लोग बताइएगा कि सिंचाई वाला क्वेश्चन क्या था। इसके अलावा जनगणना 2011 में सबसे अधिक घनत्व पूछा गया है, तो बिहार का है। आपके सामने ये सीट भी है जनगणना के बारे में, देख सकते हैं आप। इसमें सबसे अधिक घनत्व बिहार का है, सबसे कम घनत्व कहेंगे ना जनगणना में तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा सबसे कम घनत्व, यहाँ पर देखिए। लेकिन एक चीज अगर आपको याद हो कि मैं बताया हूं कि ऊपर में लिख दे कि निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी सबसे अधिक है, और खाली केंद्र शासित प्रदेश और राज्य ऊपर में मेंशन न किया हो और नीचे में अगर दिल्ली भी ऑप्शन में हो भैया तो दिल्ली ही मार के आना, क्योंकि आपसे ये तो नहीं बोला गया था कि भाई केंद्र शासित प्रदेश को मत टोकना, है ना। हम तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया में जो जगह है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी कहाँ है, और ऑप्शन में बिहार भी है और दिल्ली भी है, तो आपको दिल्ली को टिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो बिहार को टिक करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। इसके अलावा भारत में जो लिंगानुपात है ये 382, सॉरी लिंगानुपात कहाँ गया भाई, 943 है, इतना कम हो जाएगा तो अन्याय हो जाएगा। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व 382 है। ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है 74.04 है। दशकीय वृद्धि की बात करेंगे 17.64 है। तो ये सभी बात कुछ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फर्टिलिटी रेट आपसे पूछा गया था तो 2.2 है 11 के अनुसार, और 2001 में फर्टिलिटी रेट जो है 2.5 था। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में हमको जो है 25 में से 23 या 22 क्वेश्चन मिल गए हैं, तो जो एक दो छूट गया वो मिलेगा तो मैं अगले शिफ्ट में इंक्लूड कर दूंगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कोई कौड़ी नहीं, डायरेक्ट पीडीएफ वो आपको मिल जाता है। और जो बच्चे सीजीएल के प्रैक्टिस सेट के लिए बात कर रहे हैं तो कोशिश हम करेंगे कि आज से ही स्टार्ट कर दें। देखिए अगर टाइम बच पाए तो आज से ही कर देंगे, नहीं तो 1-2 दिन में तो सीजीएल की प्रैक्टिस सेट लगातार आएगी ही। जिस प्रकार से हमने आपको एमटीएस में तैयारी करवाया, और जो बच्चे एमटीएस की प्रैक्टिस सेट अटेंड कर रहे थे वो उनको फायदा जरूर पता होगा कि क्या होता है, तो इसी हिसाब से सीजीएल में भी करवाऊंगा। तो बने रहें, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 17 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 2500 जीके जीएस के साथ साथ इंग्लिश के भी वर्ड और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया था। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इससे पहले वाले शिफ्ट में मौखिक रूप से 3-4 प्रश्न ऐसे ही बोल दिए और 3-4 प्रश्न जो है इसमें छप गए। आपको खुद पे बिलीव नहीं होगा अगर आप पहले वाले शिफ्ट के वीडियो भी देखे होंगे तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों एथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं
जैसे कि आप जानते ही हैं। और ये पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपके एग्जाम में हूबहू छप जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप जिस रूप में पढ़े होते हैं उसी रूप में एग्जाम में दिख जाता है, तो भाई आसानी होती है। अगर एक बार भी आपने देख लिया है तो आप जो है सही करके आएंगे। और ऐसे ही बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपसे पूछ के एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं क्या, तो ये मैं नहीं करता। मैं बस जो है मैं आपके अच्छाई पे काम करता हूँ कि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिले, और लकली मिल भी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें एक प्रश्न पूछा गया कि 1986 में के जो पद्म विभूषण विजेता हैं और फिल्म बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल के लिए नृत्य निर्देशन किए हैं, ये कौन है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो एक ऑप्शन पंडित बिरजू महाराज होगा और यही राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया था पिछले साल 2022 के अंदर। इन्होंने फिल्म बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल के लिए नृत्य निर्देशन किए थे, और यही वो कैरेक्टर है जिन्हें 1986 में पद्म विभूषण भी मिले हैं, पंडित बिरजू महाराज को। जो किससे संबंधित है, तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। कथक नृत्य कहाँ का है, तो ये नॉर्थ इंडिया का है। साथ ही साथ पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, तो आप कहोगे जी लखनऊ घराने से संबंधित है। इसके अलावा कथक के कुछ अन्य कलाकार हैं जैसे लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज। मैंने आपको एक चीज़ बता के रखा है कि भैया जो भी महाराज सरनेम है, जो भी महाराज सरनेम है, याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो कथक नृत्य में लगा देना और चले आना। आपका 99.9 जो है सही होने के चांसेस होंगे। बहुत रेयर है कि जो है गलत होंगे, ठीक है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज का ओरिजिनल नाम क्या है, तो बृजमोहन मिश्रा जो है पंडित बिरजू महाराज के ओरिजिनल नेम है, जो पिछले साल 83 वर्ष की उम्र में मुंबई में जो है इनका निधन हो गया था। चलते आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। अब भैया लो, अब मेजर ध्यानचंद, इससे पहले वाले शिफ्ट में बात करा हमने कि भाई उनके नाम पे जो है 29 अगस्त के राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं। और इस बार का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यानी 2022 के लिए 2023 में टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को दिया गया है। तो अब कितनी बार इसका नाम लो भाई, तो मेजर ध्यानचंद जो है ये हॉकी से संबंधित है। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे यहीं पर ही कोई पूछ ले कि भाई विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो चुपके से बता देना 6 अप्रैल को मनाई जाती है वर्ल्ड गेम्स डे या वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे, है ना। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त, है ना, इन पोजिशन ऑफ मेजर ध्यानचंद बर्थडे, है ना। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इंडिया की जो खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राइज है, इनका नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। पहले इन्हीं का नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, और इसकी शुरुआत 1991 में हुआ था। और सबसे पहले विश्वनाथ आनंद साहब को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बाद में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है ना। और इस बार का जो करंट वाला है विजेता, ये टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को दिया गया है। आपको याद होगा कि बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुआ था इंग्लैंड के अंदर, तो इसमें 4 पदक व्यक्तिगत रूप से टेबल टेनिस स्टार शरद कमल ने ही जीता था, जिसमें से 3 तो खाली गोल्ड था। 1 गोल्ड जीतना अपने आप में आप समझ सकते हैं, तो 3 गो गोल्ड है, 1 गो सिल्वर, तो 4 गो पदक जीतेगा तो कम से कम अवार्ड के नाम में तो डिजर्व करते ही हैं भाई। तो इनको अवार्ड दिया गया मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या घनत्व कितनी है। देखिए अपने मन से ये सीट रख के बताए थे कि नहीं बताए थे, कहिएगा जी सर एकदम बताए थे, यही सीट था ना हो, है ना। तो जनसंख्या कुछ मोटे मोटे बता दिए थे आंकड़े कि भाई लिटरेसी रेट कितनी है, फर्टिलिटी रेट कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितनी है, लिंगानुपात कितनी है ना, ये सब बता दिए थे कुछ, यहीं से आगे, है ना। तो जनसंख्या घनत्व 382 है, फिर से सोच लीजिए, है ना। लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है 943 है, जो आपका लिटरेसी रेट है 74.04% है, कहीं कहीं आपका 73 भी है, लेकिन आपको एनसीईआरटी 74.04 लिखता है, ठीक है। पुरुष साक्षरता जो है 82.2 लिखता है एनसीईआरटी। तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। अब देखिए जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए, कोई लड़ाई कोई किताब ये सब छोड़ के आएगा जी, तो लड़ाई कब हुआ था 1761 में। अब देखिए पानीपत की 3 गो बड़का बड़का लड़ाई होता है फेमस। तो पहला होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें कौन विजय रहे थे भैया, बाबर। किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को। क्या परिवर्तन हुआ इंडिया के अंदर, तो
तो मुगल वंश की स्थापना हो गई दादा, और आपका दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई। इब्राहिम लोदी के साथ ही बोरिया बिस्तर बंद। इसके अलावा पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में होती है। तो इसमें कौन जीतता है भैया? अकबर। और जब अकबर ने राज्याभिषेक करवाया था तो कहाँ पे करवाया था? तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, तो कलनौर में करवाया था, है ना। और उस समय अकबर का उम्र कितनी थी? तो 13 वर्ष की उम्र में कलनौर में जो है राज्याभिषेक करवाया था अकबर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा अकबर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अकबर के प्रारंभिक दिनों का रीजेंट कौन था? तो आप कहेंगे भैया बैरम खान थे, बैरम खान। ये बुढ़ा ना बहुत आदमी के जो है संरक्षक रहे हैं, अकबर से लेके और भी तक, और पहले भी रहे हैं, है ना। तो काफी गुड पुरुष थे ये, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पानीपत की तृतीय लड़ाई है ये 1761 में होती है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें कौन विजय होता है भाई? अहमद शाह अब्दाली। इस युद्ध में मराठों की तरफ से जो सेनापति का काम कर रहे थे उनका नाम था सदाशिव राव भाऊ, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है अलग से, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चौसा का युद्ध जो होता है ये आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। बिलग्राम का युद्ध भी जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही लड़ा गया था, और शेरशाह सूरी जो है बीच में सूरवंश की स्थापना कर लिए थे, है ना, हुमायूं को पदस्थ करके। और सूरवंश के संस्थापक पूछा जाता है तो आपका शेरशाह सूरी होगा। शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नाम पूछा जाता है फरीद खान होता है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है सासाराम बिहार होता है। तो ये सब बात जो है ध्यान रखेंगे। इसी एनर्जी के साथ पढ़िए दोस्तों, है ना, इसी एनर्जी के साथ। तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1191 में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। इसमें कौन विजय रहे थे? अपना चौहान साहब, पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब। ये बहुत ही बड़े हस्ती थे, है ना। तो इन्होंने पहले युद्ध में विजय प्राप्त किया था। तराइन की सेकेंड युद्ध होती है 1192, अगले ही साल। इसमें जो है मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी। पलासी की युद्ध होता है, एगो पलासी का एगो बक्सर का। ये दोनों युद्ध जो है अंग्रेज सेनापति और इंडिया के जो उस समय का राजा हुआ करता था उसके साथ हुआ था। तो इन्हें भी ध्यान रखें। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पलासी के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे भैया, और बंगाल के नवाब थे दूसरी तरफ। और जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, इसमें अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो और इधर के तरफ से त्रिगुट सेना अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल शाह आलम द्वितीय के सेना। तो ये बात भी ध्यान रखना है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि 1764 में बक्सर के युद्ध में हार के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसे आजकल प्रयागराज कहा जाता है। तो इलाहाबाद की संधि, आप कहेंगे कि भैया 1764 में मुनरो ने अंग्रेज की तरफ से लड़ा था, लेकिन जो इलाहाबाद की संधि होती है ये रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये अगर पता होगा तब ये सही मारोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसके अलावा घूमर लोक नृत्य किस राज से संबंधित है? बताइए। एकदम हलवा। आप ही लोग कहते हो ना भैया कि थर्ड शिफ्ट में ज्यादा भारी क्वेश्चन आता है, तो लीजिए आज थर्ड शिफ्ट में सबसे इजी क्वेश्चन आया है। और यहां तक मैं कहूं कि 25 में से अगर मैं 19 से 20 क्वेश्चन में बताया हूं तो कोई भी गलत नहीं कहूंगा, ठीक है। घूमर लोक नृत्य किस राज की है? तो ये आपका राजस्थान का है। अब घूमर के बारे में क्या है गुड़ जानकारी? तो ये खाली जो है महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। किस पर्व के अवसर पे किया जाता है? तो गणगौर पर्व के अवसर पे किया जाता है। किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो मीना समुदाय के द्वारा, जो महिला है उनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में और क्या क्या होती है भाई? तो कलबेलिया नृत्य होती है, इसे सपोरों की नृत्य कहा जाता है। एक कठपुतली डांस होता है, आपने पहली पिक्चर देखा होगा, इसमें कठपुतली डांस किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के जो ये प्रमुख नृत्य वगैरह हैं, राजस्थान में एक अग्नि नृत्य भी होता है, लेकिन ये कम पॉपुलर है इसीलिए नहीं बता रहे हैं, क्योंकि भरतनाट्यम को भी अग्नि नृत्य का दर्जा दिया गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अलावा माउंट आबू का जैन मंदिर, ये भी आपका जो है दिलवारा राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा जयपुर के हवा महल, जो आज ही पूछा गया था कौन बनवाए हैं, तो ये भी आपका जयपुर में है। सांभर झील, डिडवाना झील, ये भी आपके जयपुर में मतलब राजस्थान के अंदर ही है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है ये कहां पर है? तो ये भी आपका कहां पे है? राजस्थान के अंदर है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। देखिए एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के शुरू कौन किए थे? तो भारत में चिश्ती सिलसिला का जो शुरू करना है किए थे ये मोइनुद्दीन चिश्ती ही किए थे। बाद में सलीम चिश्ती वगैरह भी हुए, जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम पैदा हुआ, जिसे जहांगीर कहते हैं, है ना। लेकिन जो चिश्ती वाला मेन थे वो आपका मोइनुद्दीन चिश्ती से, जो कहाँ पे है? अजमेर में। भर दे झोली वाला गीत आपने सुना होगा, तो वहीं पे फिल्माया गया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि ज्वालामुखी क्रिया में जो पृथ्वी से नीचे निकलने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अब इसे थोड़ा
सा समझेंगे, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है और यहाँ पे इस ये यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, ये जो है हमारा ज्वालामुखी निकल रहा है। तो जब तक ये लिक्विड वाला पदार्थ पृथ्वी के नीचे है तब तक इसे मैग्मा कहा जाता है, ठीक है, तब तक इसे मैग्मा कहा जाता है। और जैसे ही ये ऊपर आके यहाँ पे एकत्रित हो जाता है तो इसे लावा कहा जाता है। तो डिपेंड करता है कि एक्चुअल लैंग्वेज क्या था इस क्वेश्चन का, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताने का काम किया हूँ कि कब इसे लावा और कब इसे मैग्मा कहा जाएगा। सेम चीज होती है लेकिन पृथ्वी के नीचे है, जब तक बक्सा में बंद है तब तक मैग्मा है। जैसे ही बक्सा का ढक्कन खुला यानी ज्वालामुखी ऊपर आ गए, है ना, तो इसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था, ठीक है। फिलहाल जो क्वेश्चन मैं यहाँ टाइप किया हूँ कि पृथ्वी के जो नीचे होते हैं उसे मैग्मा कहते हैं, ठीक है। यही मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो लावा कहते हैं। और जिस मुंह से, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया था पाइप के जैसा कि यहाँ से निकल रहा था भाई मैग्मा, तो ये वाला जो मुंह है इसे क्रेटर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछे गए हैं कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है, तो क्रेटर कहा जाता है। क्रिएटर मतलब तो भाई यूट्यूब पे जो काम करता है उसे क्रिएटर कहते हैं, क्रेटर कहा जाता है, क्रेटर, है ना। इसके अलावा मैं एक चीज बता दूं आपको कि ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत का एकमात्र राष्ट्रीय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी माफ कीजिए, जो आपका एक्टिव वोल्केनो है, ये आपका बैरन द्वीप है। कहाँ पे भैया, अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में साइडल पिक भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, साइडल पिक, है ना। अंडमान निकोबार में 3 गो जो अलग करने वाला कहानी है, ये मैं आपको बता रखा हूं कि जब छोटका से बड़का को जोड़ेगा तो 10 डिग्री लगा देना लघु अंडमान से कार निकोबार को, और 9 डिग्री वाले को छोड़ देना, और 8 डिग्री वाले मालदीव से मिनिकॉय, दोनों मौ से स्टार्ट होने वाला जो जगह है उसे जोड़ने के लिए हम छोटकू का इस्तेमाल करेंगे 8 डिग्री, और 9 डिग्री अपने आप सेट हो जाएगा, है ना, लक्षद्वीप से मिनिकॉय, है ना। तो ये सब कोई भूलने वाली बात है जी। एक बार पढ़िए और नींद में 2 बजे उठिए तो एकदम जो है तरतरा दीजिए, क्वेश्चन को गोली मार दीजिए, ठीक है। एक ऐसा महादेश है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक चीज पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो अपने आप में देश भी है, तो ऑस्ट्रेलिया ही आंसर होता है। एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है, तो ये आपका है कौन सा, तो ये है आपका यूरोप, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से शोषण के विरुद्ध कौन सा अधिकार है। घुमा फिरा की जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है ना, खास करके आर्टिकल के रिगार्ड में। तो ये आपका आर्टिकल 23 और 24 है। सब दिन बताते आए हैं कि 23 में जो है बलात्सरम पे रोक है। बलात्सरम मतलब किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, किसी को मानव तस्कर नहीं किया जा सकता, खरीद बिक्री नहीं की जा सकती इंसानों का। ये सब आर्टिकल 23 जो है अधिकार देता है, छूट देता है कि भाई ऐसे कृत्य को जो है प्रतिबंधित किया जाएगा, है ना। आर्टिकल 24 जो है ये बाल श्रम पे निषेध है। बाल मतलब 14 वर्ष से कम उम्र, जिसे नाबालिग समझा जाता है इंडिया के अंदर। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे बालकों को किसी कल कारखाने में भारी काम पे नहीं लगाया जा सकेगा। ऐसा आप कहने का मतलब नहीं है कि 12 वर्ष का हमारा बच्चा है तो लोटा में पानी नहीं लाएगा, ये सब ला सकता है भाई, मतलब मजदूरी नहीं करेगा एक लाइसेंसी तौर पे कि भाई मजदूरी पे लगा दिया किसी कल कारखाने में, समझ गए आप। इसके अलावा 25 से 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता है किसी न किसी रूप में। इसके अलावा 14 से 18 जो है ये इक्वलिटी का राइट है किसी न किसी रूप में, जिसमें थोड़ा सा समझाना जरूरी है। जैसे 14 में समता का अधिकार, 15 में जाति, धर्म, लिंग, नाम आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है। आर्टिकल 15 एक मूवी है आयुष्मान खुराना का, देखिएगा कभी। इसके अलावा आर्टिकल 16 है अवसरों की समानता, 17 है जो छुआछूत का अंत है, अस्पृश्यता का अंत, और 18 है उपाधियों का अंत। 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता है, जिससे हम बोलते हैं, कहीं घूमते हैं, कहीं घर खरीदते हैं, कहीं भी निवास कर लेते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बैठक कर लेते हैं, सहकारी समिति का गठन कर लेते हैं। तो ये सब आर्टिकल 19 में है। ये मीडिया वगैरह जो चलती है ये सब 19 के अनुसार चलती है। इसके अलावा 29 और 30 जो है ये आपका मतलब शिक्षा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो है अल्पसंख्यक वर्ग को हित प्रदान करता है। ये क्वेश्चन आज दोनों शिफ्ट में अलग अलग पूछे गए। इसके अलावा आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसे भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा था। सुप्रीम कोर्ट जो है इसी का प्रयोग करके रिट जारी करने का काम करता है, और आम आदमी का मौलिक अधिकार के हनन होने पे कोई भी आदमी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है आर्टिकल 32 के थ्रू। इसका नाम ही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार म्हणजे क्या, जो इलाज, है ना। इसके अलावा 20, 21, 22, 20 में क्या है भाई, 20 और 22 है जो सजा आदि के मामले में थोड़ा छूट है। जैसे अब मुझे पुलिस पकड़ लिया कि हाँ तुमने चोरी किया है,
तो मैं वहाँ डंडा के डर से बोल दूंगा कि हाँ किया हूँ, है ना, ले चलो, तो ले जाएंगे। लेकिन कोर्ट में मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि तुम गवाही दो ही दो, दो ही दो। ऐसा नहीं है कि खुद के खिलाफ गवाह जो मैं नहीं भी बन सकता हूँ, है ना, मैं वहाँ मुकर भी सकता हूँ। तो इस मामले में थोड़ा सा छूट है। इसके अलावा जो आपका आर्टिकल 21 है, इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं या निजता का अधिकार कहते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस के प्रथम बार विभाजन कब हुआ। आज से बता रहे हैं जी, कांग्रेस का तो हम पार्ट पार्ट ऑपरेशन कर दिए हैं, है ना। कांग्रेस की प्रथम बार विभाजन 1907 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भैया? सूरत के अंदर। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे, बोस नहीं कर रहे थे। इसके अलावा इस विभाजन में क्या होती है, तो गरम दल और नरम दल में कांग्रेस दो गुटों में बट गया, मुंह फूल गया, है ना। तो इसमें क्या हो गया, जो देखिए जो गरम दल के नेता है वो कौन थे, ये आपसे अलग पूछा जाता है, लाल बाल पाल। अब लाल बाल पाल का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। तो आपका क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये तीनों है आपका लाल बाल पाल। हमेशा जो है लाल बहादुर शास्त्री ही कहा जाता है मुझको, लाल, है ना। इसके अलावा कांग्रेस जो अलग हो गए थे 1907 में, गर्मा गर्मी हो गया था, तो ये दोनों एक कब हुआ? फिर से जो मशवरा मांडवली कहाँ पे हुआ, तो ये आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में और क्या होता है, तो मुस्लिम लीग का नाम सुने हैं, तो मुस्लिम लीग के कुछ शर्तों को भी माना गया। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक एक जो है मतलब बैठक था कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन। यहाँ पे मुस्लिम लीगों को भी जो है मन की बात रखी गई, कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी वो भी एक हो गए। तो यहाँ बहुत सारे चीज हुए, इसीलिए लखनऊ अधिवेशन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन किए थे। उसी से अगले साल 1917 में एनी बेसेंट जो है कांग्रेस में अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला बनी। लेकिन अगर भारतीय महिला कहेगा तो 1925 में इंदिरा गांधी जी की थी, है ना, माफ कीजिएगा सरोजनी नायडू, है ना। तो ये सब बातें को जो है ध्यान रखते हुए चलेंगे। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, एओ ह्यूम के द्वारा होती है। उस समय डफरिन बाबा जो है अंग्रेज गवर्नर थे। प्रथम अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे, है ना। कांग्रेस ने स्वराज की मांग 1906 कोलकाता अधिवेशन में किए थे, स्वराज का प्रयोग, माफ कीजिएगा। और कांग्रेस जो है स्वराज की मांग जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन जो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे उसमें किए थे। तो ये सभी बात है कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और अभी अभी कर्नाटक में जो है कांग्रेस की एक जोरदार जीत हो गई है ना। इसके अलावा हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? आज ही ना मौखिक रूप से लास्ट में बताए थे भाई कि हिमालय जो है ये न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, जवान पर्वत है, अभी बहुत ही गबरू जवान है हिमालय, है ना। पर्वतों वगैरह के लिए एक 2004 साल मतलब 2-4 हजार साल जो है कोई बड़ी दिन नहीं होती है। तो ये जो है नया है। साथ ही साथ हिमालय पर्वत के स्थान पे कभी पुराने समय में क्या हुआ करता था, तो टेथीज सागर नामक एक सागर हुआ करता था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हिमालय पर्वत में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सागर माथा है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा अगर दुनिया की सबसे विस्तृत पर्वत आपसे पूछा जाए ना बंधु, तो हिमालय मत मार देना। एंडीज पर्वत जो है ये दुनिया में सबसे विस्तृत पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका महादेश में है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया दोस्त, रेगुड़ मिट्टी को अन्य क्या कहते हैं? अब देखिए मैं रेगुड़ मिट्टी का एक नाम बताया हूं, तब तो रेगुड़ मिट्टी बताया हूं भाई, काली मिट्टी बताया हूं, कपासी मिट्टी बताया हूं, इसे ही ब्लैक चेरनोजम कहा जाता है। क्या? ब्लैक चेरनोजम, ब्लैक चेरनोजम कहा जाता है, ठीक है। ये भी बताया हूं कि इसमें क्या होता है, तो इसमें नाम से ही स्पष्ट है भाई, कपासी मृदा, मतलब कपास की खेती अच्छा होता है। अब कपास की खेती क्या होता है, आपने रुई देखा है ना, रुई, कॉटन, 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 कपास को कॉटन बोल सकते हैं। रुई होता है इसमें जो है मतलब आपने गांव घर में सिमर का रुई देखा होगा, लेकिन कपास की खेती जो है छोटे छोटे पौधे होते हैं, इसमें जो है रुई निकाला जाता है, जिससे कॉटन वगैरह, धागा वगैरह, कपड़ा वगैरह तैयार होती है, ठीक है। इसके अलावा जो ये रेगुड़ मिट्टी है, ये भारत के किस किस इलाका में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा? वैसे तो लगभग हर जगह ही लगभग मिल जाती थोड़ी बहुत, लेकिन जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, गुजरात, इस सब में काली मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? परसों बताए हैं ना, और मजाकिया लैंग्वेज में ये भी बताया था कि साइटोलॉजी के साथ साथ साइनोलॉजी भी ऑप्शन में दिया गया रहता है, ठीक है। साइटोलॉजी और साइनोलॉजी दोनों रहता है। साइनोलॉजी को जैसे ही पिक करोगे ये कुत्ता का अध्ययन हो जाएगा, कुत्ता का अध्ययन को साइनोलॉजी कहा जाता है, और साइटोलॉजी कहा जाता है
कोशिका के अध्ययन को। कोशिका मतलब सेल, सेल है ना, सेल, सेल का जो अध्ययन है, सेल का सबसे पहले जो नाम लिए थे रॉबर्ट हुक लिए थे 1665 ईस्वी में। इसके बाद ल्यूवेन हॉक ने जिंदा सेल का खोज किया था, लाइव कोशिका का खोज किया था, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो बेसिक डिफरेंस है और बिग डिफरेंस है ये क्या है कि सेल वॉल जो है ये ओनली जो है प्लांट में होता है, ये जो है एनिमल के अंदर नहीं पाया जाता है। सेल वॉल, सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है भैया? सेलुलोज की बनी होती है। ये सभी बातें ध्यान रखते हुए आगे निकलते हैं। परसों मैंने 3 4 5 समाज का जो है क्यूज के माध्यम से क्वेश्चन पूछा था। एक बच्चा बोल रहे थे खाली समाजे पूछो आप, है ना। अरे भाई एग्जाम में पास ना करना है कि आपको पीएचडी करना है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको तो पूछना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ब्रह्मा समाज फिर से पूछा गया कि नहीं पूछा गया? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828 में। कहाँ पर किए थे? कोलकाता के अंदर किए थे। और ये वही राजा राम मोहन राय जिसे भारत का जनक कहा जाता है, भारत का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इसके अलावा 1929 में इन्हीं के प्रयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को अंत किया गया था। तो इसे ध्यान रखें। इसके अलावा प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग के कंबाइंड प्रयास से 1867 में महाराष्ट्र के अंदर किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसे आप मूल शंकर कहते हैं क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम मूल शंकर है, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखे हैं। तो इन्होंने 1875 में बंबई के अंदर किया था आर्य समाज की स्थापना। इसके अलावा वेदों की ओर लौटो का नारा जो है आर्य समाज ने ही दिया था। इसके अलावा सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र के पुणे के समीप ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले इंडिया की प्रथम महिला टीचर होने की गौरव रखती है। इसके अलावा देव समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया है। और वेद समाज की स्थापना जो है श्री धरालू नायडू और केशव चंद्र सेन दोनों मिलकर किए हैं, है ना। आदि ब्रह्म समाज की जो बाद में संरक्षक बने, क्योंकि ब्रह्मा समाज बाद में बंट गए, है ना। तो आदि ब्रह्म समाज के जो संरक्षक बने देवेंद्रनाथ टैगोर बने। आत्मीय सभा 1815, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा से जुड़े हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग आंदोलन, इन दोनों में एनी बेसेंट जो है सक्रिय रही। थियोसॉफिकल सोसाइटी में एनी बेसेंट तो ज़्यादा रही, लेकिन होम रूल लीग में एनी बेसेंट जी का जो साथ निभाए वो बाल गंगाधर तिलक भी थे। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो ओरिजिनल जनक है भारत के बाहर, ये मैडम ब्लात्सबस्की और अल्काट है, लेकिन भारत में जो लाने का श्रेय है ये एनी बेसेंट को है। एक एक नस को ढीला करके जानेंगे। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद साहब 1897 में किए थे, है ना। और रामकृष्ण साहब कौन थे? तो ये विवेकानंद साहब के गुरु थे, है ना। इसके अलावा इनका जो नाम है गंगाधर चट्टोपाध्याय है ओरिजिनल नाम रामकृष्ण साहब का। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भगवान काली, माता काली जो है साक्षात दर्शन देते थे रामकृष्ण जी को। जय हो माँ काली। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं? अब आप ही बताइए। भारत में तीनों सेना के प्रमुख जो है राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति भारत के संसद के अभिन्न अंग है, क्योंकि भारत का संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों के मिलकर जो है फॉर्मेशन होती है। ये तीनों एक दूसरे से के बिना अलग अलग नहीं रह सकता। जैसे कोई भी कानून आप पारित कर लीजिए, लोकसभा में कर लीजिए, राज्यसभा में कर लीजिए, राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलेगा तो वहीं लटक जाएगा, है ना। तो ये सब जो है बाध्य हैं, और राष्ट्रपति देश की सबसे पहला नागरिक भी हैं, तीनों सेना का प्रमुख हैं, संसद के अभिन्न अंग हैं, देश के सबसे बड़े नागरिक हैं। लेकिन यहीं पर मैं लैंग्वेज घुमा देता हूं भैया। भारत में जो परमाणु कार्यक्रम होते हैं उसके ऑफिशियली जनक कौन होते हैं? कोई मुझे बताएगा तो आप मुझे बता देना भैया। पीएम होते हैं। जो भी परमाणु के कार्यक्रम होते हैं उसका हेड समझ लीजिए तो प्रधानमंत्री को माना जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है। इसके अलावा आइए राष्ट्रपति संबंधित कुछ जो है आपका आर्टिकल से मैं यहाँ पे रूबरू करवाऊँ। राष्ट्रपति संबंधित जो आर्टिकल है ये 52 से लेकर 61 तक लगातार है, और इसमें क्या होती है?
पकानी को का दियो दशम मैंने बताया था भैया, इसका प से पद है, क से कार्यपालिका का प्रधान है, नी से निर्वाचन है, लास्ट का 3 गो ले लीजिए दशम में, है ना, दशम में 61, 60, 59 हो जाएगा। ठीक है, तो 61 में महाभियोग हो गया, 100 से शपथ 60 हो गया। तो इस प्रकार से आप बैठा देंगे। इसके अलावा लोकसभा को भंग करना आर्टिकल 85 राष्ट्रपति ही करते हैं। 76 महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। 108 ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा का। आर्टिकल 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करते हैं। आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन करते हैं। आर्टिकल 72 जो आपका फॉरगिवनेस का जो पावर है, क्षमादान का जो अधिकार है, ये 72 में है। तो ये राष्ट्रपति संबंधित कुछ आर्टिकल जो मैंने आपके साथ रखा। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार महाराष्ट्र का कैमा रैंक है, आपसे पूछा गया भैया महाराष्ट्र का 2nd स्थान है। सब दिन बताते हैं 3 स्टेट का नाम, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे दूसरा सबसे बड़ा महाराष्ट्र, है ना, और नीचे से सबसे छोटकू सिक्किम और दूसरा सबसे छोटकू मिजोरम। ये चारों जरूर ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन निकलने को क्या कहते हैं। अब देखिए, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का अगर कोई त्याग करता है तो ऐसी स्थिति को ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज उल्टा हो जाए, एक परमाणु ग्रहण कर ले, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर एक इलेक्ट्रॉन को मतलब एब्जॉर्ब करे, तो इसे रिडक्शन कहते हैं, अवकरण कहते हैं। अब इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लैंग्वेज में समझेंगे क्योंकि ज्ञानर चालाक है। अब आपको क्या लगेगा कि ऑक्सीजन भी ऋणात्मक दिख रहा है, तो भैया परमाणु इलेक्ट्रॉन तो ऋणात्मक होती है, तो ग्रहण त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहता होगा, लेकिन गलती हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और हाइड्रोजन को त्यागा जाता है। ठीक है, पेन नहीं है इसीलिए मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। एक दिन और रुक जाइए, कल पेन आ जाएगा, मेरा पेन टूट गया है ना। इसके अलावा जो अवकरण होता है, इसमें ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को ऐड करना, तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब का साइनोनिम आपसे पूछा गया था। एब्जॉर्ब मतलब होता है सूखना, सोखना, होल्ड करना, है ना, कोई चीज को समझ लेना, ये भी एब्जॉर्ब के अंदर हो जाएगा, है ना। तो ये सब एंगेज हो जाएगा, ऑक्युपाई भी हो सकता है। देखिएगा ऑप्शन में क्या था। इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा जो है जनसंख्या वाला बिहार है। इसके अलावा धारा 370 किस राज्य में लगाया गया था? जम्मू कश्मीर में। और कब हटाया गया भाई? 2019 में। कौन से आर्टिकल हटा? 370 और 35 का। ये दोनों आर्टिकल अब निष्क्रिय हो गए हैं क्योंकि वहाँ जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो भैया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। मिशन इंद्रधनुष ये टीकाकरण से संबंधित है। देश में कब 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 15 अगस्त 2022 को। 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है 26 जनवरी 2023 को। जो गणतंत्र दिवस हम मनाए हैं लेटेस्ट वाला, इसमें जो है मिस्र के राष्ट्रपति जो है चीफ गेस्ट के रूप में आया था, अब्दुल बशीर अल सीसी। इनका नाम है सीसी। सीसी मतलब जो है दवाई वाला जो डिब्बा होता है उसे सीसी कहते हैं हम गांव घर में। बीजिंग ओलंपिक 2022 किस महीने में हुआ था? तो भैया फेब को ना हुआ था, 4 फरवरी को शायद स्टार्ट हुआ था, फरवरी में हुआ था, है ना। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये पुस्तक आया था या नहीं आया था, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वैसे अगर आया होगा तो नेल्सन मंडेला इसके राइटर हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा एक एलिविएट का साइनोनेम आया था। देखिए एलिविएट मतलब होता है ललचाना, इस प्रकार से। तो इसका साइनो देख लीजिएगा कि क्या मिलता जुलता था। तो मिलेंगे दोस्तों कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे दिया जाता है, तो आप टुडे एग्जाम ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 17 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूँ जो आपके एग्जाम में हूबहू छप जाते हैं, क्योंकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूँ। ठीक है, जैसे हर बिंदु टू बिंदु जैसे एग्जाम में आपका आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था।
देखिए, कल फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था, है ना। साहित्य में 2022 में जो है नोबेल किसे दिया गया था लिटरेचर के अंदर। कल वहीं पे मैंने इफेक्ट डाल के बोला था भैया कि अगले शिफ्ट में आपको स्वांतो पावो का नाम ध्यान रखना है, चिकित्सा वाला पूछा जाएगा। वैसे नोबेल का तो 6 सेक्टर है, लेकिन चिकित्सा वाला ही मैं क्यों बोला, क्योंकि ये एक अनुमान है भाई। अनुमान इसलिए है क्योंकि हर सेक्टर में आप देख रहे हो एक से अधिक आदमी शामिल है जिनको नोबेल मिला था 2022 में। मात्र 2 ही ऐसे सेक्टर हैं जो सिंगल सिंगल पर्सन को दिया गया था। एक आपका लिटरेचर एनी एर्नॉक्स को, और एक आपका चिकित्सा यानी मेडिकल में आपका स्वांतो पावो को। तो इसीलिए स्वांतो पावो बताया था पूछा जाएगा, और आज जो है आपका पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक बात और बता रखा है, हर बात आपको किस मोड़ पे काम आ जाए भैया ये मैं नहीं कह सकता, इसीलिए ध्यान से सुनते रहिए। एक बात मैंने और बता रखा है कि भाई नोबेल पुरस्कार जो है किसी एक सेक्टर में एक ईयर के लिए अधिकतम मैक्सिमम 3 आदमी को ही दिया जा सकता है। पता चले कब भी ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब होती है, तो 1901 में होता है, 1901 में होता है आपका नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जिस साल हुआ था उसी साल इंडिया में सबसे पहले तेल क्षेत्र की खोज हुई थी, डिगबोई के अंदर 1901 में, जो असम के अंदर है। आपसे पूछा जाता है ना कि भाई भारत का पहला तेल क्षेत्र कौन सा है, तो डिगबोई है। कहाँ पे है, असम में है। तो कब खोदा गया, 1901 में, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी 1901 में ही हुआ था। इसके अलावा बाद में 1968 में जो है इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया। इस प्रकार से पहले 5 क्षेत्र और फिर से इकोनॉमिक्स एक आ गया, तो टोटल 6 क्षेत्र। वर्तमान में 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दी जाती है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर साहब, 1913 में गीतांजलि राइट के लिए उन्हें दिया गया था। और ये भारत ही नहीं, ये एशिया के प्रथम महान आदमी थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, ठीक है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। सेकेंड अर्थशास्त्री कौन बने थे, आप बता सकेंगे, तो बनर्जी साहब। कौन, बनर्जी साहब, अभिजीत बनर्जी नाम है इनका। 2019 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था इको के अंदर, और ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ठीक है। इनके पत्नी डुफ्लो एस्टर इनके पत्नी का नाम है, उनको भी दिया गया। दोनों पति पत्नी जीते थे 19 में, ठीक है। तो ये सेकेंड अर्थशास्त्री बने थे। पहला जो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है जिन्होंने भारत के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। और भारत के लिए प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो ये सीवी रमन साहब हैं। ये 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए, है ना, इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा फिर 1968 में जो है 1968 में हरगोविंद खुराना के द्वारा जीता गया चिकित्सा के क्षेत्र में। 1979 में मदर टेरेसा के द्वारा शांति में। 1983 में चंद्रशेखर साहब के द्वारा विज्ञान के अंदर आया, है ना। फिर 2014 में कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में। तो ये सब जो है नोबेल पुरस्कार जीते गए हैं इंडियन के द्वारा, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात आता है नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है, तो ये डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे हर साल 10 दिसंबर, जो अल्फ्रेड नोबेल साहब का पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि कहने का मतलब है मृत्यु वाली दिन है, तो उसी दिन जो है ये घोषणा की जाती है कि इस साल किस किस को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। 10 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए हर चीज़ का संजोग होता है, उसी दिन अल्फ्रेड नोबेल साहब मरे हैं, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न जो है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि नोबेल के 5 क्षेत्र में जो पुरस्कार है शांति को छोड़ के, ये सभी पुरस्कार आपका स्वीडन में मिलता है, ठीक है, स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में। लेकिन शांति का जो पुरस्कार है ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कंचनजंगा नेशनल पार्क आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा, एक बच्चा बताए भाई कंचनजंगा चोटी पूछा गया था। अगर कंचनजंगा चोटी पूछा जाए या नेशनल पार्क पूछा जाए, दोनों का आंसर आपका सिक्किम ही होगा, है ना। या ऊपर से जो 6-7 क्वेश्चन है इस सभी का जो है आज ही जो मैंने PDF सेंड किया है उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की फ़ायदा, और जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं वो तो हूबहू ये बात जानते ही हैं, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपका, या फिर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपके सिक्किम के अंदर स्थित है। कंचनजंगा चोटी भी सिक्किम के अंदर स्थित है। और मैंने आपको बता रखा
है कि पूर्णतः भारत में सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो आपका कंचनजंगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसे गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है, इसके कुछ पार्ट जो है पाक अधिकृत कश्मीर जो है POK वहाँ तक भी फैला हुआ है। तो इसीलिए K2 को हम पूर्णतः भारत का चोटी नहीं मानते, तो हम जो मानते हैं ये कंचनजंगा को। तो कंचनजंगा भारत के अपना जो खुद भारतीय क्षेत्र में है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। विश्व में सबसे ऊंची चोटी जो है ये एवरेस्ट है। एवरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके नाम पे एवरेस्ट नाम रखा गया है, तो भारत के एक महान सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे जो है इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। इसका जो नाम है नेपाल के अंदर सागरमाथा कहा जाता है और चुलुमलुंगा जो है तिब्बत के अंदर कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एवरेस्ट जो है हिमालयन रेंज की चोटी है, और मैं बता दूं हिमालयन पर्वत जो है ये दुनिया में इस समय सबसे युवा पर्वत है, बलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेड का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा कंचनजंगा समझिए, कंचनजंगा अगर इंडिया का पहला है तो विश्व में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंचा हो गया माउंट एवरेस्ट, है ना, दूसरा स्थान पे K2 और तीसरे स्थान पे स्वयं कंचनजंगा, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम में सागा दावा त्यौहार मनाया जाता है, लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। एक आपका लोसार त्यौहार है जो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसार त्यौहार जो है ये तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सिक्किम भारतीय भूभाग का हिस्सा कब बना भैया, तो 1975 में बना था। 1975 में ये 22वां राज्य बना था और इसके लिए एक संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। देखिए सिक्किम पहले जो है भारत का हिस्सा नहीं था, ये आज़ादी के बाद संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य बनाया गया है। कब, 1975 के अंदर। 1975 के अंदर ही देश में आंतरिक मामले के गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम में आपका लेचपा जनजाति, भूटिया जनजाति, देखिए भूटिया और भोटिया में कन्फ्यूजन रहता है। एक होता है भोटिया जनजाति, ये आपका उत्तराखंड वगैरह में पाया जाता है भोटिया जनजाति, ठीक है। घुमंतु भोटिया करके 5वीं क्लास में एक चैप्टर था हमारा जब हम पढ़ते थे, ठीक है। और एक आपका भूटिया होता है, जैसे बाईचुंग भूटिया का नाम आपने सुना होगा, फुटबॉलर है, तो ये सिक्किम से है ना। इसके अलावा भारत में जनगणना प्रथम बार कब हुई थी, देखिए ये क्वेश्चन कोई पूछता है क्या, तो भारत में जनगणना प्रथम बार जो है 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। लॉर्ड मेयो के 2 दिन से एग्जामिनर टारगेट पे रखा है, तो इसके बारे में कुछ और पूछा जा सकता है। लॉर्ड मेयो के समय में जो है अजमेर में एक मेयो कॉलेज खोला गया था, ठीक है। एक मेयो कॉलेज की स्थापना जो है आपका कहाँ पर किया गया था, अजमेर के अंदर, है ना। इसका नाम ही रखा था मेयो कॉलेज, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो मेयो है इसकी हत्या हो गई थी कहाँ पर, है ना, अफगान शेर अली इस प्रकार का नाम था उस आदमी का। 1872 में ही इसकी हत्या जो है अंडमान निकोबार में कर दिया गया था। तो ये दोनों बात इनके बारे में ध्यान रखेंगे। अजमेर मेयो कॉलेज नाम से स्पष्ट है, और इनकी हत्या हो गई अंडमान में 1872 में। तो ये आपका लॉर्ड मेयो ही था, इसी के समय सबसे पहले जनगणना हुआ था इंडिया के अंदर। फिर 10 वर्षों के अंतराल पे जनगणना होने लगी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से। इसके अलावा जो आपका आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना होता है ये आपका 1951 में, और ये देश का जो है 7वां जनगणना जो है आज़ादी के बाद 2011 वाला है ना। 2011 में जो जनगणना हुआ है ये आज़ादी के बाद 7वां और ओवरऑल 15वीं जनगणना थी। अभी जो 2021 में प्रस्तावित था जनगणना, जो अभी हो रहा है, अंडर प्रोसेस है, पता ही नहीं चल रहा है डाटा कहाँ गया, तो ये जनगणना जो है ये आपका 16वीं जनगणना होगी ओवरऑल, और जो स्वतंत्रता के बाद है तो ये 8वीं जनगणना होगी। अब जनगणना से नीचे कुछ डाटा मैं रखा हूँ जो आपको बार बार परेशान कर रहा है दोस्तों। देखिए जनगणना कॉमन कर रखा है एग्जामिनर, तो आपको मोटे मोटे डाटा जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। भगवान, इसके अलावा एक जो यहाँ पे मैंने कुछ रखा है, 2011 में देश की फर्टिलिटी रेट कितनी है, तो 2.2 है। 2001 में फर्टिलिटी रेट कितनी थी, 2.5 थी। फर्टिलिटी रेट मतलब है प्रजनन दर। इसके अलावा साक्षरता, जो साक्षरता नहीं, दशकीय वृद्धि, जो डिकेड में आपका वृद्धि आया था, है ना,
तो ये आपका कितना था दशकीय वृद्धि, 17.64 जो है ये आपका 2011 में रहा है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 74.4 जो है ओवरऑल लिटरेसी रेट रहा इंडिया का। इसके अलावा जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 31.2 या 3% के बीच में रहा। इसमें से घटा देंगे तो ग्रामीण पॉपुलेशन का आ जाएगा, 100 में से घटा देंगे तो। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, सबसे जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है ये पुदुचेरी का है। और वैसे राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात केरला का है, राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, सबसे अधिक शहरी पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है, सबसे अधिक शहरी पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से गोवा में है, सबसे कम शहरी पॉपुलेशन सिक्किम के अंदर है, सबसे कम ग्रामीण पॉपुलेशन सिक्किम के अंदर है, ओवरऑल सबसे कम पॉपुलेशन भी सिक्किम के अंदर है। तो इतनी बातें तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका दिल्ली के अंदर है। और देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के ओवरऑल भी पूछा जाए तो दिल्ली ही होगा, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या घनत्व 11,000 से भी अधिक है और बिहार का कितना है 1143-44 के समथिंग है। तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि कितना 10 टाइम का फर्क है। और दिल्ली भाई हो क्यों ना महानगर है ना। इसके अलावा बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि ऊपर का 6, 7, 8 क्वेश्चन जो है आज के पीडीएफ में आप खंगाल लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैंने सवेरे 7:30 बजे पोस्ट करा था, ठीक है। बास्केटबॉल में जो है ये आपका 5 खिलाड़ी होता है एक पक्ष में। इसके अलावा वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, है ना, 6 खिलाड़ी। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी ये तीनों ही खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी है बेसबॉल। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में वैसे 12 होते हैं लेकिन 5 जो है इनएक्टिव या रेस्ट मोड में रहता है। पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है। रग्बी फुटबॉल में दोस्तों 15 खिलाड़ी होता है। तो ध्यान जरूर रखें ये खेल के खिलाड़ियों से, है ना। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है आपसे पूछ लिया गया है। तो अन्नपूर्णा देवी का संबंध, सबसे पहले तो अन्नपूर्णा देवी जो है ये आपका मतलब किससे संबंधित है ये तो पूछा ही गया। सबसे पहले अन्नपूर्णा देवी जो है एक चीज़ से संबंधित नहीं है, ये भी वर्साटाइल प्रवृत्ति के कलाकार रहे हैं, है ना। और ये कई जो है गुरु और शिष्य से भी जुड़े रहे अन्नपूर्णा देवी। तो अन्नपूर्णा देवी का संबंध वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन में सितार दिया गया था तो फिर सितार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में सितार नहीं दिया था तो सुरहाबाद वाद्य यंत्र इस प्रकार का आपका ऑप्शन में दिया रहेगा होगा, ठीक है। सुरबहार वाद्य यंत्र, ठीक है, सुरबहार वाद्य यंत्र हो सकता है या फिर सितार हो सकता है अन्नपूर्णा देवी के लिए, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी को 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। अन्नपूर्णा देवी मैहर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और अन्नपूर्णा देवी जो है ये कोई खान साहब हैं उनकी पुत्री होंगे। एक सेकेंड, कोई खान साहब, चलिए अब ये याद नहीं आ रहा है अभी इनके पिताजी का नाम कोई खान साहब है ना। लेकिन आपका ये नाम लग रहा है अन्नपूर्णा देवी, लेकिन इनके पिताजी जो हैं खान है, ठीक है। और इनके जब नाम हुए थे, जब ये पैदा हुई थी तो इनका नाम जो है रोशन आरा रखा गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है अन्नपूर्णा देवी का। इसके अलावा खजुराहो महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, ये तो काफ़ी लल्लू सा क्वेश्चन है। खजुराहो महोत्सव का आयोजन भैया कहाँ पे होती है, मध्य प्रदेश के खजुराहो प्रांत में होती है। और ये खजुराहो जो मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल शासकों ने करवाया। आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है एग्जाम के अंदर कि यशो बर्मन जो है ये किस वंश से ताल्लुक रखते हैं, तो आप कहोगे चंदेल शासक हैं यशो बर्मन, है ना। कंदरिया महादेव का मंदिर ये मैंने बता रखा है कि ये आज नहीं कल छपेंगे कि ये जो है जो खजुराहो का मंदिर है वही प्रांगण में कंदरिया महादेव का मंदिर है, जो खजुराहो के सभी मंदिरों में सबसे विस्तृत मंदिर है। खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना है, तो ये पंचायतन शैली के साथ साथ नागर शैली में बना है। नागर शैली की जो मंदिर होती है बेसिकली नॉर्थ इंडिया में बनाया जाता है। द्रविड़ शैली की मंदिर जो है साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। साउथ इंडिया को मंदिर में जो होती है गोपुरम की भी व्यवस्था होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में स्तूप भी है सांची का, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका का गुफा है ना। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात है।
धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। और इसका नाम धुआंधार इसलिए पड़ा है कि ये जो हाइट से गिरती है तो पानी जो है धुआं धुआं जैसे लगता है कि भाई जो धुनी होता है ना गांव घर में कोहरा लगा होता है, उस प्रकार से व्हाइट व्हाइट चमकता रहता है, धुआं धुआं, इसीलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात है। इंडिया की सबसे ऊंची जलप्रपात मैंने बता रखा है कूचिकल जलप्रपात हो गया है अब, जो बराही नदी में कर्नाटक पे स्थित है, कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया है? देखिए हवा महल का निर्माण जो है राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया है ना। कल पूछा गया था जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया है, तो राजा जय सिंह सेकेंड ने करवाया है। कल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि उदयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया है, तो उदय सिंह द्वितीय ने करवाया है। पता नहीं क्या मिलता है ये तीनों, जयपुर, उदयपुर, हवा महल, ये घुमा फिरा के राजस्थान के जो है जो आपसे पूछ ले रहा है, ठीक है। उदयपुर में कई सारे झील हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जयपुर के अंदर जंतर मंतर है, देखिए जंतर मंतर दिल्ली के अंदर भी है, जयपुर के अंदर भी है। तो जो जयपुर के अंदर दिल्ली मतलब जंतर मंतर है, इसकी स्थापना या फिर बनाने का श्रेय जो है सवाई जय सिंह को दिया जाता है। इसके अलावा नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य की प्रतिशतता सबसे अधिक किस राज्य में है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है आपका बिहार में 52% गरीब जो है डिक्लेयर किए हैं, कौन, हालिया रिपोर्ट में नीति आयोग। तो बिहार राइट आंसर हो जाएगा। ओवरऑल 2011 जनगणना के अनुसार भी बिहार सबसे गरीब है। मैं बिहार से हूँ और आशा करते हैं कि एक दिन ये जो है रिकॉर्ड हम जरूर तोड़ेंगे और यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा स्थान दोस्तों झारखंड का है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। चौथा स्थान की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा चौथा स्थान। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे गरीबों के मामला में। मध्य प्रदेश की बात आ ही गई है तो एक बात ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जनजातीय समुदाय का निवास जो है ये मध्य प्रदेश में होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था, है ना। किसके जगह पे आया था, तो योजना आयोग के स्थान पे आया था। योजना आयोग अपने आप में कब बना था, 1950 में बना था। कितना योजना बनाया, 12 योजना बनाया। अंतिम योजना का कार्यकाल क्या था, 12 से 17 था, लेकिन बीचे में जो है आड़ी लग गया, 2015 में टूट गया योजना मतलब योजना आयोग। इसके अलावा नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। ये दोनों क्वेश्चन कभी भी आपको भूलना नहीं है, कभी भी नंबर दे के जाएगा। इसके अलावा जो वर्तमान में है ये सुमन बेरी है, वर्तमान सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। देखिए दोस्तों जो बच्चे एमटीएस का एग्जाम देना है जिनको, करंट पे ज़्यादा फोकस ना करें कि भाई 2 करंट का क्वेश्चन आ रहा है और 2 में 1 तो बनने लायक आ रहा है, और मान लीजिए 3 आ रहा है मैक्सिमम, तो इसमें 1 बनने ही लायक आ रहा है और 2 नहीं आता है बनने लायक। तो उस 3 नंबर के लिए अपना पढ़ाई मत खराब कीजिए, है ना। आप अन्य चीज़ जो आर्ट है जैसे बुक है, जनगणना है, फोक डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, नेशनल मोमेंट है ना। आज तो मैंने इससे फर्स्ट शिफ्ट में आपका ओम का नियम बताया था और यहाँ पे हीट का समीकरण आ गया, तो अब क्या ही बताएंगे। जो चीज़ निकलता है लगभग एग्जामिनर सुनता ही रहता है। तो जो चीज़ आर्ट है उस पर काम करो भैया, आपको नंबर बढ़ाना है, न कि आपको जंग जीतना है कि हमने ये भी क्वेश्चन कर दिया। एक आध क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी एग्जाम में आते हैं, ये बात भी आपको समझ के चलना होगा, है ना। नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कर्नाटक को सर्वप्रथम स्थान दिया गया था। देखिए मैंने जिसका अभी जिक्र किया भाई कि ये हीट का समीकरण आपके एग्जाम में आज आया है, H बराबर I² RT होता है। तो सीधे सीधे कौन सा समीकरण सही है पहचानने के लिए बताया गया था, जहाँ पर I क्या है ये आप जानते हैं, करेंट हो जाएगा, और R क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा, और T तो सभी जानते हैं, है ना। तो इसको दूसरे लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है कि H बराबर VIT हम लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या। H बराबर अगर VIT लिखा जाए तो कोई दिक्कत है, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, क्यों, क्योंकि मैंने कितने चीज़ को स्किप किया है, RI को स्किप कर दिया और इसके जगह पे हमने V लिख दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि V बराबर RI होता है ओम के नियम से, तो यहीं से हमने RI का मान भी ले लिया है। चूंकि 2 I है तो 1 I बच जाएगा, तो VIT हो जाएगा H बराबर। तो दोनों ही समीकरण जो है आपका हीट का समीकरण है, ध्यान रखेंगे। ओम का नियम वाला समीकरण मैंने बताया ना, आप ध्यान रखिए ना, काम आएगा ना, क्यों नहीं आएगा काम, है ना। पढ़ोगे तो काम आएगा। देखिए मेहनत अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो प्रभु को भी एक दिन तरस आ जाता है कि भैया बड़े जो है लगन से लगा है, इसको कुछ ना कुछ दो, नहीं तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि वो भी जो है न्याय पे ही हमेशा चलते हैं, है ना। पत्तियों के मध्य विभाजित करने
वाली रेखानुमा लाइन को क्या कहा जाता है? आप लोग बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ये वाला क्या था, ठीक है। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि एक पत्ता इस प्रकार से है ना, हो ना, पत्ता इस प्रकार से होता है पत्ता, तो इसका जो ये मध्य लाइन है, इसका जो ये मध्य वाली लाइन है, ये वाली, तो इसको शायद पूछा गया है कि इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको मध्य सिरा कहा जाता है, और ये जो भी है इसे सिरा कहा जाता है, ठीक है। ये जो भी है ऐसे सिर जैसे दिखता है, नस जैसे दिखता है, तो इसे सिरा कहते हैं पत्तियों में, और जो बीच से जहाँ से डंठल निकला होता है तो उसे मध्य सिरा कहा जाता है। आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या क्या था और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने बता सकता कि यही आया था, 90% चांस है कि यही आया हो, है ना। पत्तियों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है स्टोमेटा के द्वारा होता है। पादप के जो नर जननांग है ये पुंकेसर या पुमंग है, और महिलाओं का यानी मादा वाला जो फूल है उनके जो जननांग होते हैं मादा पादप के, तो ये आपका स्त्री केसर और जायांग केसर। तो पुरुष वाला जो फूल पौधे हैं उसमें पुंकेसर और पुमंग, महिला वाले जो फूल पौधे हैं उसमें क्या होता है, स्त्री केसर और जायांग, उनके जो है मतलब प्रजनन अंग। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये पत्ता दिख रहे होंगे जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो आपका ये वाला जो सिरा है इसको आप मध्य सिरा कह देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना। और ये जो भी ये सिर दिख रहा है ये सिरा है, और ये जो दो सिरों के बीच के जो ये मांस वाला, मान लीजिए कि ये इसको क्या बोल सकते हैं, इसको दो सिरों के दो हड्डियों के बीच के मांस समझाने दीजिए, क्या समझाएं इसको, दो नसों के बीच में जो दूरी है इसे पर्ण फलक कहते हैं, है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अच्छा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है भाई, पेड़ पौधे में जाइलम उत्तक से जल का यानी पानी का और फ्लोएम उत्तक से फूड का संचालन होता है, ये आपको मैं पहले बता रखा हूँ। सूरज की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो पेड़ पौधे को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और हमें क्या प्रदान करते हैं भैया, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और इसमें खपत किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की खपत होती है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसीलिए इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे में कैसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में किस धातु का रोल होता है, ठीक है। तो आप बच्चे कंफ्यूज, भैया इसमें धातु कहाँ से आ गया यार, तो बोरॉन सोरॉन रहता है ऑप्शन में, मार दो टिक करो, हाँ यही सबसे अच्छा लग रहा है, तो आपका आंसर मैग्नीशियम होगा, क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होती है, ठीक है। इसके अलावा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में एक बात हमने और बता रखा है कि जो रसघानी होती है ना, रसघानी, तो ये जो है लंबी होती है जंतु कोशिका के हिसाब से, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक के शिक्षा के उन्नति से किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड आर्टिकल पूछा गया था, और एक मेरा बच्चा गलती करके आ गया है, आर्टिकल 21 मार दिए हैं, और हमको बोल रहे थे कि सर हम आपसे सुने थे तो इसीलिए 21 मार दिए, है ना। तो ये नहीं ना बताए हैं कि भैया शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 21 है। 21 का ए जो है ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया। तो ये शिक्षा का अधिकार है, और ये शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति मतलब रहन सहन होते हैं मेरे भाई। संस्कृत का मतलब यहाँ विषय वस्तु से नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मतलब है संस्कृत से, कि भैया संस्कृति मतलब हमारा रहन सहन, हमारा परिवेश, है ना। तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको शिक्षा और संस्कृति में जो मतलब विशेष अधिकार प्राप्त है, ये 29 और 30 आर्टिकल इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 29 दिया गया था, तो 29 राइट आंसर हो जाएगा। वैसे 29 का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि कोई भी, मान लीजिए कितनी भी बड़ी संस्था है, जैसे आईआईटी मद्रास ले लीजिए, आईआईटी बम्बई ले लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि भैया आप अल्पसंख्यक हैं तो आपको जो है इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, ये उनका राइट है कि उनको भी एडमिशन मिलेगा। कोई भी धर्म, जाति, रंग, कलर, भेद, इस सब पे कोई भी जो है इनको मना नहीं कर सकता शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश वगैरह लेने से। ये
आर्टिकल 29 एग्जैक्ट आंसर कहता है। ठीक है, इसके अलावा जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कुछ और आर्टिकल हैं, 14 से 18 जो है समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 24 जो है आपका बाल जो श्रम है उस पर रोक है, 23 जो है मानव तस्करी पे रोक है, 21 जो है निजता का अधिकार है। और फिर से बता रहा हूँ वो गलत करने वाले बच्चे सुन लीजिए थोड़ा सा, आप क्या हो गया जिंदगी में एक बार गलत हो गया तो गलत से सीख ले लेना चाहिए, इसका मतलब आप जो है बड़े अच्छे कैडर के इंसान हैं। ठीक है, 21 का ये जो है ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती है। शिक्षा संस्कृति जो अल्पसंख्यक हिस्से ये 29 और 30 इंक्लूड है ना। 20 और 22 जो है ये सजा के मामले में थोड़ा सा छूट रियायत बरती गई है। एक प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में निर्मला सीतारमन ने भारत की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है ये कितना रखा था, 2022 वाला पूछ रहा था। तो 6 से 6.5 या कहीं कहीं 6.8% लिखता है, तो बताइएगा कि इसमें क्या ऑप्शन था। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एक जोरदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे हर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को मिल जाती है निःशुल्क, जिसका नाम भी टुडे एग्जाम ही है। जैसे चैनल का नाम वैसे ही आपका जो है किनका टेलीग्राम का नाम है, तो ऐड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है।